स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने बियरिंग की डिजाइन को कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने बियरिंग के सारे सेशन देखे होंगे। आज का जो सेशन है इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लच डिजाइन। तो देखिए, क्लच की जो डिजाइन है, इसकी डिजाइन का जो प्रिंसिपल है वो लगभग बियरिंग से ही मिलता जुलता है। अगर आपने बियरिंग की डिजाइन को पढ़ा है अच्छे से तो डेफिनेटली आप क्लच की डिजाइन को आसानी से समझ पाओगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारी क्लासेस का टाइम है, आप ध्यान रखें कि मशीन डिजाइन की क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रनिंग में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसकी क्लास जो है शाम को 5:30 बजे आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं कि जो सैटरडे के दिन एक लाइव सेशन भी आपको देखने को मिलता है। ये लाइव सेशन का बेसिकली जो पर्पस है वो है कि अगर आपने इतने दिनों तक अगर पढ़ा है, पूरे वीक में अगर आपने पढ़ा है उस टॉपिक को, तो उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो डाउट को एंटरटेन किया जाता है इस लाइव सेशन में। इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेशन भी है जिसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लच। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि क्लच होता क्या है, क्लच का मेन पर्पस क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, अपने किसी भी गाड़ी को अगर आप चलाते हैं तो सभी गाड़ी में, मोस्ट ऑफ गाड़ी में क्लच होता है। ओके, जैसे कि एक चीज तो मैं आपका पहले ही डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे कि बोलते हैं कि कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिसमें क्लच नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्कूटी, मोपेड जो होता है, मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि उसमें क्लच नहीं होता, बट आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी प्राइम मूवर नहीं है जो कि बिना क्लच के काम करे। मतलब ऐसा कोई भी ऑटोमोबाइल नहीं है जिसमें क्लच नहीं होता है, उसमें भी क्लच होता है। ओके, जो आप जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो तो वहां पर एक्चुअल में वो लीवर है, ठीक है, उसे क्लच नहीं बोलते। क्लच जो होता है वो इंजन के पास में लगा होता है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिए कि जितने भी आपके ऑटोमोबाइल से उनमें क्लच होता है, चाहे उसका लीवर ना हो हमारे हाथ में, बट एक्चुअल में उसमें क्लच भी होता है। मतलब सिंपल सी बात है, स्कूटी में भी क्लच होता है, ये बात ध्यान रखें। किस तरह का क्लच होगा वो आप पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो क्लच का मेन पर्पस क्या है। क्लच जो है, जैसे कि अगर हमें देखना है कि सपोज जो हमारा प्राइम मूवर है, जैसे कि इंजन है अपना, ये इंजन है, तो इंजन से जो भी पावर डेवलप होती है उस पावर को हमें ट्रांसफर करना होता है कहां पर, मेन शाफ्ट पर। सिंपल सी बात अगर हम करें तो व्हील पर हमें ट्रांसफर करना होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इंजन से हमें पावर मिलती है ये तो कंटिन्यूसली हमें मिलती रहती है, कंटिन्यूसली इंजन की जो शाफ्ट है वो घूमती रहती है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें जो हमारा प्राइम मूवर है जिसको हम चला रहे हैं उसको फ्रीक्वेंटली स्टॉप भी करना होता है और फ्रीक्वेंटली उसको स्टार्ट भी करना होता है। जैसे कि गाड़ी आपकी चल रही, सिग्नल आ गया तो सिग्नल पर आपको रोकना है, तो आप एक लीवर प्रेस करते हो। तो एक्चुअल में वो लीवर प्रेस करने से होता क्या है कि यहां से इंजन से जो पावर आ रहा है वो पावर कट हो जाता है, जो पावर आपका जा रहा है कहां पर, व्हील पर। ओके, ये सपोज व्हील है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो क्लच सिस्टम होता है, ये क्लच सिस्टम करता क्या है, ये जो आपके व्हील है जहां पर पावर जा रहा है उसको इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है, किससे, इंजन की मेन शाफ्ट से। ओके, जैसे आप लीवर प्रेस करते हैं, एक बात ध्यान रखिए, जैसे आप लीवर प्रेस करते हैं किसी भी गाड़ी का, तो वहां पर क्या होता है, डिसंगेजमेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर हमें गियर भी चेंज करना है तो वहां पर गियर अगर हमें चेंज करना है तो क्लच को हम प्रेस करते हैं। तो क्लच को हम प्रेस करें, इसका मतलब क्या है कि वहां से जो इंजन से पावर आ रहा है वो गियर बॉक्स में, यहां से कहां जाता है, गियर बॉक्स में जाता है। तो गियर बॉक्स और इन दोनों के बीच में क्या लगा होता है, क्लच, पूरा सिस्टम क्लच असेंबली लगी होती, तो उसको डिसंगेज कर देगा। डिसंगेज कर देगा तो आप आसानी से गियर को चेंज कर पाओगे। ओके, तो क्लच पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है, ये हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली इंगेज और डिसंगेज करने के लिए जो हमारा प्राइम मूवर होता है, और जो हमारा, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा ड्राइवर होता है और ड्रिवन होता है, इन दोनों को अगर हमें इंगेज करना है या डिसंगेज करना है बार बार फ्रीक्वेंटली, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, क्लच का। तो देखिए यहां पर यही डेफिनेशन मैंने मेंशन की, क्लच इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल डिवाइस यूज टू इंगेज एंड डिसंगेज द ड्राइवर एंड ड्रिवन विदाउट स्टॉपिंग द प्राइम मूवर। देखिए अगर हमें रोकना है गाड़ी तो हमें गाड़ी को का स्विच ऑफ नहीं करना पड़ेगा। ओके, जबकि वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो
पावर ट्रांसमिशन के लिए हम और भी बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि कपलिंग भी हम यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा कपलिंग। बट कपलिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, कपलिंग अगर आपने लगा दी तो अगर आपको स्टॉप करना है तो वहां पर आपको प्राइम मूवर को भी बंद करना पड़ेगा, प्राइम मूवर को भी स्टॉप करना पड़ेगा, ड्राइवर को स्टॉप करना पड़ेगा, अगर ड्राइवर को भी अगर आपको स्टॉप करना है, मतलब वहां पर इंगेज डिसएंगेज आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते हो। तो कुछ डिफरेंस होते हैं क्लच और कपलिंग में, उसको मैंने यहां पर आगे मेंशन किया है। देखिए क्लच जो होता है इससे हमें टेम्परेरी कनेक्शन मिलता है, जबकि कपलिंग से हमें कैसा कनेक्शन मिलेगा, परमानेंट मिलेगा। एक बार हमने लगा दिया तो उससे हमेशा पावर ट्रांसमिट होता रहेगा। अगर हमें उसको स्टॉप करना है तो पूरे सिस्टम को ही क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो क्लच इज यूज्ड टू ऑब्टेन टेम्परेरी कनेक्शन। ये यहां पर ध्यान रखिए किस तरह का कनेक्शन, टेम्परेरी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कपलिंग जो है वो परमानेंट कनेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। अब देखिए टेम्परेरी कनेक्शन होता है ना, तो वहां पर आप देखेंगे अभी आगे हम मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले हैं किस तरह से पावर ट्रांसमिट होता है। तो क्लच से जो हमें ड्राइव मिलती है वो नेगेटिव ड्राइव मिलती है इन जनरल। कुछ पॉजिटिव ड्राइव के क्लच भी होते हैं, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं मतलब वहां पर क्या होती है, स्लिपिंग होती है। स्लिपिंग होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, लॉसेस भी होगा, नो डाउट। तो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ड्राइवर की जो स्पीड होती है और ड्रिवन की स्पीड जो रहेगी, इन दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब वेरिएबल स्पीड जब है तो मतलब वेरिएबल स्पीड आपको मिलने वाली है किसकी, ड्रिवन की, कंपेयर टू ड्राइवर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए क्लच इज यूज इन एप्लीकेशन वेयर ड्रिवन मशीन रिक्वायर्ड इंटरमिटेंट सर्विस, मतलब हमें उसको रोक रोक के चलाना है तो उस केस में हम क्लच का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूस सर्विस की अगर आपको जरूरत है तो उस केस में हम कपलिंग का यूज करते हैं। जैसे कि थ्रेशर मशीन को हम कनेक्ट कर देते हैं ट्रैक्टर से, तो वहां पर क्या होता है कि कंटिन्यूसली वो चलती रहती है जब तक आपका प्राइम मूवर मतलब कि आपका ड्राइवर मतलब ट्रैक्टर आपका चल रहा है, तब तक वो थ्रेशर मशीन जो है वो रन होती रहती है। ओके, अगर बंद करना है तो दोनों को ही आपको बंद करना पड़ेगा, मतलब आपका जो प्राइम मूवर है उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं क्लच इज यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू कोलिनियर। सबसे इंपॉर्टेंट, क्लच हमेशा हम कब यूज करते हैं, जब कोलिनियर शाफ्ट के बीच में ही पावर ट्रांसमिट करना होगा। एक ही लाइन में है दो शाफ्ट, तो इनके बीच में अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो उस केस में हम यूज करते हैं क्लच। जबकि कपलिंग की मदद से आप किसी भी एंगल पे पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। आपने अलग अलग तरह की कपलिंग पढ़ी होगी, आई होप आप पढ़ेंगे भी सही इसी सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूं मफ कपलिंग होता है, स्लीव कपलिंग होता है, तो दो कोलिनियर शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं उनकी मदद से। एक होता है ओल्ड आर्म कपलिंग, ओल्ड आर्म कपलिंग की मदद से हम दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करते हैं। और एक होता है यूनिवर्सल कपलिंग जिसे हुक्स जॉइंट भी हम बोलते हैं, यहां पर हम किसी भी एंगल पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं दो शाफ्ट के बीच में। जबकि क्लच का हम कब यूज करते हैं, केवल कोलिनियर शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन के लिए। और एक और पॉइंट जो मैं आपको बताया था, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लच ड्रिवन मशीन कैन रन वेरिएबल स्पीड, जबकि यहां पर स्पीड जो होगी ड्राइवर और ड्रिवन की दोनों की सेम होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए क्लच और कपलिंग में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर क्लच के क्लासिफिकेशन की, तो देखिए क्लच का जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो कैटेगरी में करते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव क्लच जिसे हम क्लो क्लच भी बोलते हैं, द सेकंड वन इज फ्रिक्शन क्लच। अब देखिए फ्रिक्शन क्लच नॉर्मली जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन क्लच ही यूज होता है। फ्रिक्शन क्लच का मतलब क्या होता है, यहां पर जो ड्राइव होती है वो नेगेटिव ड्राइव होती है। नेगेटिव ड्राइव का मतलब क्या होता है, यहां पर स्लिपिंग होगी। अगर ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में इनिशियली क्या होगी, स्लिपिंग होगी। और यहां पर पॉजिटिव क्लच क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं स्लिपिंग कब नहीं होगी, तो स्लिपिंग जब दो जो शाफ्ट है जिनके बीच में आपको पावर ट्रांसमिट करना है उनके बीच में क्या हो, टिथ हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये हमारा ड्राइवर शाफ्ट है सपोज और ये ड्रिवन है, तो यहां पर देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से है कि एक बार इनमें एंगेजमेंट हो जाएगा तो एंगेजमेंट के बाद में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो देखिए ये जो क्लच है क्लो क्लच, क्लो मतलब क्या होता है, जिसके टिथ होते हैं। तो ये टिथ के शेप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसको फर्दर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सो टिथ, हेलिकल, स्क्वायर, स्पाइरल। तो यहां पर क्या होगा, जब भी इंगेजमेंट होगा ना तो टिथ बने होते हैं सरफेस पर। टिथ बनने की वजह से क्या होगा, वहां पर इंपैक्ट आएगा, जर्क आएगा। तो लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए जनरली हम इनका यूज कर सकते हैं। मेनली जो हमारा फोकस रहेगा, डिजाइन भी हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्रिक्शन क्लच की। अब देखिए फ्रिक्शन क्लच
की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने बियरिंग पढ़ा था, तो बियरिंग में हमने देखा था कि बियरिंग किस तरह का लोड बियर कर सकता है, उसके आधार पर हमने एक्सियल और रेडियल लोड बियरिंग हमने देखा था। इसी तरह से अब जब आप क्लच को इंगेज या डिसंगेज करते हो तो उसके ऊपर कुछ प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर का डायरेक्शन क्या है, वो जो लोड का डायरेक्शन क्या है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो क्लच को, इस फ्रिक्शन क्लच को दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, एक्सियल लोड क्लच और रेडियल लोड क्लच। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। एक्सियल लोड क्लच में जो लोड हम अप्लाई करेंगे, जो लोड जाएगा वो शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग रहेगा। ओके, अब ये एक्सियल लोड क्लच फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि डिस्क या प्लेट क्लच और कोन क्लच। आपने कॉनिकल बियरिंग भी पढ़ा था, फ्लैट कॉलर बियरिंग भी पढ़ा था, तो उसी की तरह इनकी भी डिजाइन होगी। और यहां पर फिर डिस्क में सिंगल प्लेट भी आ जाता है और मल्टी प्लेट क्लच भी आ जाता है। अब जिस क्लच की मैं बात कर रहा था कि जो कि जनरली हम देखते हैं कि हमारी जो स्कूटी होती है उसमें हम बोलते हैं कि क्लच नहीं होता है, बट एक्चुअल में उसमें क्लच होता है। और वो क्लच कौन सा होता है, ये रेडियल लोड क्लच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें सभी डिवाइस में क्लच रहेगा, क्योंकि हमें वहां पर उनको फ्रीक्वेंटली स्टॉप और स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके बिना नहीं हो सकता है। तो जो स्कूटी में क्लच होता है, मोपेड में, लॉन मोवर में, वो जो क्लच होता है उस क्लच को बुलाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन आई होप आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो क्लच जब हम एंगेजमेंट करते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कि इनके बीच में क्या होती है, स्लिपिंग होती है। तो स्लिपिंग कितनी देर तक होती है, उसकी वजह से कितना एनर्जी लॉस होता है, पावर लॉस होता है, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं कि ये जो हमारा क्लो क्लच है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन क्लच, पॉजिटिव क्लच, ये पॉजिटिव क्लच है, ये फ्रिक्शन क्लच है। तो ये जो क्लो क्लच है ये पॉजिटिव क्लच। अब देखिए पॉजिटिव क्लच की अगर मैं बात करूं तो एक डायग्राम मैंने पहले भी दिखाया था आपको, एक डायग्राम यहां पर भी आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव क्लच है। अब पॉजिटिव क्लच में ये स्क्वायर जो क्लच हो गया, स्क्वायर जो मतलब यहां पर जो टिथ होंगे वो किस तरह के हैं, स्क्वायर, स्क्वायर शेप के। यहां पर एंगेजमेंट जब होगा इन दोनों के बीच में तो वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी। और अगर टिथ जो है कुछ इस तरह के हैं, ओके, तो इसे हम कहते हैं स्पाइरल जो क्लच। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या कहलाएगा, स्पाइरल जो क्लच। ओके, देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ड्राइव, ये मैंने आपको बताया कोई स्लिपिंग नहीं होगी। ध्यान रखें, पॉजिटिव ड्राइव का मतलब क्या होगा, नो स्लिपिंग, यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होगी। बट एंगेजमेंट जब होगा तो वो एकदम से होगा, तो इसलिए यहां पर बोला इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। ओके, यूज फॉर लो स्पीड एप्लीकेशन, जर्क आएगा, एकदम से लोड आएगा, इंपैक्ट लोड से हम बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये क्लच हम कब इंगेज कर सकते हैं, जब प्राइम मूवर क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। प्राइम मूवर अगर चल रहा है, इसमें अगर मोशन है, तो हम अगर इसको इंगेज करने जाएंगे तो वहां पर टिथ क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि आपको अगर इंगेज करना है, डिसएंगेज करना है, तो यहां पर इस प्राइम मूवर को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है किसका, फ्रिक्शन क्लच का, जहां पर हमें स्टॉप नहीं करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो फ्रिक्शन क्लच है, यहां पर ड्राइव कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव ड्राइव को स्लेक ड्राइव भी कहा जाता है। ओके, नेगेटिव ड्राइव को स्लेक ड्राइव भी कहा जाता है। और स्लिपिंग यहां पर रहेगी, पावर लॉस भी होगा। इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट जो होगा आराम से होगा, इससे बोला गया ग्रेजुअल इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। यूज फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, ग्रेजुअल लोड, नो जर्क, कोई जर्क नहीं आएगा। फ्रीक्वेंट इंगेज एंड डिसएंगेज विदाउट स्टॉपिंग द प्राइम मूवर। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया पॉजिटिव क्लच और फ्रिक्शन क्लच में। ओके, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो जिस लोड के अकॉर्डिंग हमने यहां पर इन पॉजिटिव फ्रिक्शन क्लच को डिवाइड किया था दो कैटेगरी में, एक एक्सियल लोड क्लच था और एक रेडियल लोड क्लच था। तो एक्सियल लोड क्लच के बारे में हम आगे देखेंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं रेडियल लोड, तो रेडियल लोड में इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट के लिए हमें किस तरह का लोड अप्लाई करना पड़ेगा, रेडियल लोड। इसका परफेक्ट एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। और सेंट्रीफ्यूगल क्लच के एप्लीकेशन मोपेड, स्कूटी में लगा होता है, चेन सो, लॉन मूवर, इनमें जो क्लच लगा होता है वो किस तरह का क्लच होता है, रेडियल लोड क्लच, या हम बोले तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है, ये आप ध्यान रखें।
ओके, तो आई होप यहां तक आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब हम एंगेजमेंट कराते हैं, तो एंगेजमेंट कराते हैं तो प्राइम मूवर जो रहेगा उसकी तो एक पर्टिकुलर स्पीड रहेगी। ओके, ये हमारा प्राइम मूवर है, इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड रहेगी। इसको हमें एंगेज कराना है किससे? इस ड्रिवन शाफ्ट से। ये ड्राइवर शाफ्ट हो गई, ये ड्रिवन शाफ्ट। बेसिकली यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर इसकी सरफेस पर ऐसे फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होती है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, एस्बेस्टस मटेरियल की होती है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग होती है जिससे ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। बट क्या होता है कि इनिशियली इसकी स्पीड तो ज्यादा रहेगी। सपोज इसकी स्पीड जो है एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट कितना है, ओमेगा 1, और इसकी स्पीड जो रहेगी ये है ओमेगा 2। तो डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस रहेगा, ओमेगा 1 ज्यादा होगा और ओमेगा 2 क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ही इंगेजमेंट होगा तो ये स्पीड कम होने लगेगी और ये स्पीड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर, बट उसमें क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो दोनों की स्पीड बराबर होने में, अलग से बराबर होने में जो टाइम लगा, उस टाइम को हम बोलते हैं यहां पर क्या, स्लीपिंग टाइम, कि कितनी देर तक स्लीपिंग, और उस स्लीपिंग की वजह से ही एनर्जी लॉस होगी, उस स्लीपिंग की वजह से ही पावर लॉस होगा। तो बेसिकली हमें वही कैलकुलेट करना है कि वो स्लीपिंग कितनी देर तक होगी। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने डिफाइन की है। ओके, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के बता देता हूं। देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक्सियल लोड क्लच की, जिसमें लोड हम अप्लाई करेंगे शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग। ओके, और एक्सियल लोड क्लच में भी मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं सिंगल प्लेट डिस्क टाइप क्लच की। ओके, तो क्लच की असेंबली आप लोगों ने देखी होगी। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक ये ड्राइवर शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट। एक्सिस हो गई। देखिए इस ड्रिवन शाफ्ट पर ये प्लेट है, इस प्लेट को प्रेशर प्लेट बोला जाता है, और ये जो प्लेट होती है ना, ये प्लेट कहलाती है फ्लाईव्हील प्लेट। जब हम फ्लाईव्हील पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा। और इन दोनों के ऊपर क्या होती है, फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। ओके, इसे प्रेशर प्लेट कहा जाता है। दिस इज फ्रिक्शन लाइनिंग। ड्रिवन, और ये है ड्राइवर। इसकी इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी बिफोर एंगेजमेंट या एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट ओमेगा 1 है, और इसकी है ओमेगा 2। ओके, तो देखिए यहां पर ये इस तरह से स्प्रिंग सिस्टम लगा होता है। जैसे ही हम पेडल को प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग, यहां पर भी एक हेलिकल स्प्रिंग लगा होता है इसके ऊपर। ये पेडल हो गया सब।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पेडल को हम प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, इसको खींच लेता है, तो डिसएंगेजमेंट हो जाता है। जैसे हम पेडल को छोड़ते हैं या लीवर को, तो ये इस स्प्रिंग फोर्स की मदद से क्या हो जाता है, यहां पर इसके कांटेक्ट में आ जाता है, एंगेजमेंट हो जाता है। ओके, तो देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने डिफाइन की है, ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड ऑफ ड्राइवर एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट, स्टार्टिंग में एंगेजमेंट के पहले जो स्पीड है वो कितनी, ओमेगा 1। ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड है ड्रिवन की एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट। ओके, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो I1 इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बिफोर एंगेजमेंट, किसका है, फ्लाईव्हील प्लेट का। मैंने आपको बताया, देखिए ये फ्लाईव्हील प्लेट है, ये फ्लाईव्हील प्लेट है, इट्स ए फ्लाईव्हील प्लेट। ओके, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ये जो प्रेशर प्लेट है इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I2, प्रेशर प्लेट का I2। ओके, देखिए स्पीड चेंज हो रही तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, रोटेशन मोशन हो रहा तो डेफिनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। तो अल्फा 1 जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है ड्राइवर का, वही फ्लाईव्हील प्लेट का, और अल्फा 2 जो है वो ड्रिवन का है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्राइवर शाफ्ट एट एनी टाइम θ1 और सिमिलरली θ2। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ड्राइवर शाफ्ट T1 और टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ड्रिवन शाफ्ट जो है ये T2। ओके, तो ये कुछ टर्म आप लोग ध्यान रखें। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर ड्राइवर के लिए। ओके, ठीक है, अगर टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क क्या होता है, आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT/60। ओके, तो कितना पावर हमें ट्रांसमिट करना है ये हमें पता होता है। ओके, तो यहां से आप टॉर्क भी निकाल सकते हो आसानी से कि कितना टॉर्क आएगा इसके ऊपर। अच्छा, अब देखिए ये जो पावर है, यहां पर ये जो टॉर्क है इसको मैं नाम दे रहा हूं T1। ओके, ये टॉर्क हमें पता चल जाएगा, स्पीड अगर हमें पता है तो। अब देखिए टॉर्क, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से बॉडी का लीनियर मोशन होता है और टॉर्क की वजह से बॉडी का एंगुलर मोशन होता है। तो टॉर्क की अगर मैं बात करूं T1, तो टॉर्क हम लिखते हैं ना I इंटू अल्फा, ये पता है क्या सभी को। टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फा। ओके, I जो रहेगा क्या रहेगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या रहेगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। T1 हम लिख रहे हैं तो ड्राइवर की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, I1 इंटू अल्फा 1। अच्छा, यहां पर ये माइनस साइन का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे स्पीड जो होगी क्या होगी, कम होगी। तो ये बेसिकली ये रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं। तो T1 इज इक्वल टू माइनस I1 अल्फा 1, ये आपको समझ में आया हो। तो यहां से अल्फा 1 में क्या निकाल सकता हूं, अल्फा 1 इज माइनस T1 बाई I1 माइनस T1 बाई I1, और अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं क्या, d² θ1 बाई dt का स्क्वायर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी, ये बन जाएगा माइनस T1 बाई I1। ओके, अब देखिए अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और एक्सेलरेशन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं
कि ये क्या बन जाएगा, मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, डी ओमेगा 1 बाय डी टी, डी ओमेगा 1 बाय डी टी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में किया है, टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस T1 बाई I1 इंटू टी प्लस एक कांस्टेंट आएगा C, तो डी ओमेगा 1 बाई डी टी जो है ये क्या बन जाएगा, माइनस T1 अपॉन I1 प्लस सी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, इस C कांस्टेंट की वैल्यू, तो अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो देखिए इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, डी ओमेगा 1 बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस T1 बाई I1 इंटू टी प्लस सी। तो अगर मैं बात करूं यहां पर एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो बिफोर इंगेजमेंट, तो आप बोलेंगे बिफोर इंगेजमेंट जो स्पीड होगी, ओके अच्छा ये क्या बनेगा, जस्ट मिनट, आई मेक ए मिस्टेक स्लाइटली, यहां पर डी थीटा आएगा ना बेटा, ओके डी थीटा बनाएगा, ओमेगा नहीं आएगा। ओके तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये ओमेगा जो है डी थीटा 1 बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो कितना होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो मैं बोल सकता हूं इनिशियली जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी होगी, ओमेगा 1, टी इज इक्वल टू जीरो बिफोर इंगेजमेंट, तो स्पीड कितनी होगी, ओमेगा 1, तो यहां से हमारे पास टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, यहां पर ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, सी के बराबर। तो जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी डी थीटा 1 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टी वन अपॉन I1 इंटू टी प्लस ओमेगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, जिस तरह से हमने ये इक्वेशन निकाली ड्राइवर के लिए, सिमिलरली हम इक्वेशन बनाएंगे किसके लिए, ड्रिवन के लिए। ओके तो देखिए ड्राइवर के लिए हमने क्या लिखा था, देख लीजिए यहां पर T1 इज इक्वल टू माइनस I1 अल्फा 1, तो ड्रिवन के लिए हम क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू प्लस I2 अल्फा 2, प्लस क्यों लगा, क्योंकि वहां पर उसकी स्पीड जो है क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये एक्सेलरेशन है, तो यहां से अल्फा 2 हमारे पास कितना जाएगा, T2 अपॉन I2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा 2 अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन I2, इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, तो क्या बनेगा, डी थीटा 2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू T2 अपॉन I2 इंटू टी प्लस सी, एक कांस्टेंट यहां पर भी जरूरत पड़ेगी, ओके यहां पर सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन बाउंड्री कंडीशन एट
t इज इक्वल टू 0, डी थीटा 2 अपॉन डी टी, ये क्या होगा, ओमेगा 2 के बराबर। तो यहां पर 0 पुट करेंगे तो यहां से c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, c विल बी ओमेगा 2। ओके, तो ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, क्या, डी थीटा 2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू T2 अपॉन I2 इंटू टी प्लस ओमेगा 2, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। हम क्या निकाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखें बेटा, हम निकाल रहे हैं कि कितनी देर तक स्लीपिंग होगी, कितनी देर तक स्लीपिंग होगी जब दोनों प्लेट आपस में कांटेक्ट में आई। ओके, अब देखिए, अगर स्लीपिंग की अगर मैं बात करूं तो स्लीपिंग कितनी देर तक होगी, जब तक ये दोनों स्पीड जो है, ये स्पीड ही है ना, ये स्पीड ही है, जब तक दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। तो देखिए यहां पर मैं डिफाइन करता हूं, टी इज स्लीपिंग टाइम, टी क्या है, स्लीपिंग टाइम। ओके, स्लीपिंग टाइम का मतलब हुआ कि जब एंगेजमेंट हुआ उस पॉइंट से लेके जब तक दोनों शाफ्ट की स्पीड इक्वल ना हो जाए। ओके, तो दोनों शाफ्ट की स्पीड इक्वल मतलब क्या हुआ, डी थीटा 1 बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा 2 बाई डी टी। ये स्पीड हुई ना, डी थीटा 1 बाई डी टी किसकी स्पीड हुई, शाफ्ट 1 की, और ये शाफ्ट 2 की, और डी थीटा 1 हमने निकाला अभी कितना है, इट इज माइनस T1 अपॉन I1 इंटू टी प्लस ओमेगा 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन I2 इंटू टी प्लस ओमेगा 2। इस टर्म को इधर लेके आ जाता हूं, इसको इधर लेके आ जाता हूं, तो टी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू, टी कॉमन हम ले लेंगे यहां से, तो क्या बनेगा, T1 अपॉन I1 प्लस T2 अपॉन I2। तो यहां से हमारे पास स्लीपिंग टाइम आ जाएगा कितना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय T1 अपॉन I1 प्लस T1 अपॉन I1 प्लस T2 अपॉन I2। ओके, तो बेसिकली मेन रिलेशन तो यही है। ओके, अब यहां पर कुछ कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं, इफ T1 T2 बराबर है किसके, T के, इफ T1 T2 इज इक्वल टू T, तो ये T कॉमन आ जाएगा, नीचे यहां पर 1 अपॉन I1 प्लस 1 अपॉन I2, एलसीएम लेंगे तो I1 I2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बन जाएगा I1 प्लस I2, और T अगर कॉमन लेंगे तो नीचे T रह जाएगा। ओके, तो फाइनली रिलेशन क्या मिलेगा हमें, T इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू ऊपर क्या चला जाएगा, I1 I2 डिवाइडेड बाय T रह जाएगा नीचे, T इंटू I1 प्लस, तो ये हमारे पास आ गया स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम। ओके, तो आई होप यहां तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्लीपिंग टाइम कैसे हम निकालेंगे। ओके, अच्छा, अगर पूछा जाता है कि स्लीपिंग वेलोसिटी क्या होगी, ये क्या है, स्लीपिंग टाइम, इट्स
स्लीपिंग टाइम। ओके, और अगर हमें निकालना है स्लीपिंग वेलोसिटी, तो स्लीपिंग वेलोसिटी क्या होगा, डी थीटा 1 बाई डी टी माइनस डी थीटा 2 बाई डी टी। तो स्लीपिंग वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, स्लीपिंग वेलोसिटी, ओके, तो इसके लिए ध्यान रखें, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा डी थीटा 1 बाई डी टी माइनस डी थीटा 2 अपॉन डी टी। दिस विल बी द स्लीपिंग वेलोसिटी। ओके, और अगर पावर, अगर हमें निकालना है पावर लॉस, तो पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। ओके, ये स्लीपिंग वेलोसिटी हो गया ना, तो पावर लॉस टी इंटू डी थीटा 1 बाई डी टी माइनस डी थीटा 2 अपॉन डी टी। दिस विल बी द पावर लॉस। ओके, मेनली आपको जो रिलेशन ध्यान रखना है वो ये वाला रिलेशन याद। ओके, सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे डिज़ाइन की, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। इसी तरह से अगर आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। सार्थक बैच जो है वो एसएससी जेई के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा विजय बैच जो है आप किसी भी स्टेट की जेई या एई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए है। नॉन टेक के लिए भी अलग से बैच अवेलेबल है, नॉन टेक का महापेक। इसमें सभी वीडियो जो हैं वो डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज भी हैं। सेशन की पीडीएफ के लिए आप ज़रूर ज्वाइन करें इस टेलीग्राम ग्रुप को, एईसी ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। बाय बाय।